हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शांति निकेतन क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7th गणित विषय प्रश्नावली 1 पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या शुरू करने से पहले बच्चों, इससे पहले की संख्या हम पढ़ेंगे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। उसके बाद पढ़ी जाती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या, मैं इसे अभी नोट कर देता हूं। तो प्राकृत संख्या अपने आसपास के परिवेश में वस्तुओं की गणना बच्चों, किसी वस्तु को गिनने के लिए गणना में प्रयुक्त जो अंकों को प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो N बराबर 1 2 3 4 और ये अनंत तक होगा। प्लस की संख्या होगी, सारी धनात्मक संख्या होगी। जैसा कि आपको बच्चों कोई भी वस्तु, जैसे आपको बुक गिनने के लिए या कहे या कोई बच्चों की संख्या गिनने के लिए कहे, तो आप 1 2 3 से ही गिनना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी क्या है? 1 है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट की संख्या, जो अगर कोई संख्या पॉइंट की है तो उसे हम प्राकृत नहीं कहेंगे। जीरो को हम कभी भी गिनना जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, तो जीरो को हम प्राकृत नहीं कहेंगे। और माइनस की जो संख्या है उसे भी हम प्राकृत नहीं कहेंगे। लेकिन और यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे 6/2 ये पूर्ण विभाजित है, इसका आंसर 3 है, तो ये एक प्राकृत संख्या होती है। जैसे 2/3 है, इसका अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंटों की संख्या को हम प्राकृत नहीं कहेंगे। ये पूर्ण विभाजित नहीं है, तो इस भिन्न को हम प्राकृत नहीं कहेंगे। ऐसी भिन्न जो पूर्ण विभाजित हो उसे ही हम प्राकृत में शामिल कर सकते हैं। तो इसके बाद पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बच्चों, प्राकृत संख्याओं में यही संख्या है। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्या कहलाती है। इन्हें कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे W बराबर 0 1 2 3 और ये प्लस की संख्या होगी सारी, और ये अनंत तक होगी। ठीक है बच्चों, और इसमें भी वही है, एक ही शर्त हटेगी इस प्राकृत संख्या की कि इसमें जीरो को हम सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या कहें तो वो 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। इसमें हम पॉइंट की संख्या को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, और माइनस की जो संख्या उनको भी हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। पॉइंट की संख्या को और माइनस की संख्या को नहीं कहेंगे। इसमें 3 चीजें थी बच्चों, 0, पॉइंट की संख्या और माइनस की संख्या। इसमें 2 ही है, पॉइंट की संख्या और माइनस की संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। इन संख्याओं को पूर्ण कह रहे हैं। ठीक है, ये पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या सारी किस में? प्राकृत में है, तो इनको आप पूर्ण कह सकते हो। ठीक है ना, ऊपर वाले को कह सकते हो, यानी यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो लेकिन नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, समझे बात को? यानी नीचे आने का अर्थ यह है कि आप ऊपर जो हमने नोट कर दिया वो नीचे नाम नहीं बोल सकते। इनको आप पूर्ण नहीं बोल सकते। पूर्ण तो बोल सकते हैं, इनको आप प्राकृत नहीं बोल सकते। क्योंकि प्राकृत इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें क्या है? 0। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। मैं इसे अभी नोट कर देता हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्याओं में देखो, मैंने 0 से 1 2 3 ये पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित कर दे। प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 कैसी? माइनस की को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। इन्हें हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे Z बराबर, ये माइनस अनंत से लेके, चिन्ह हमेशा संख्या के आगे लगता है, ये माइनस का अनंत से लेके प्लस अनंत तक। ठीक है, ये संख्याएं होती है। तो इनका एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है। पहले आपको प्राकृत संख्या पढ़नी है, उसके बाद पूर्ण संख्या पढ़नी है, उसके बाद आपको पूर्णांक संख्या पढ़नी है। इसमें 3 शर्तें थी कि आप 0 को प्राकृत नहीं बोल सकते, पॉइंटों की संख्या को प्राकृत नहीं बोल सकते, और माइनस की संख्या को प्राकृत नहीं बोल सकते। जस्ट नीचे पहुंचे तो एक 0 वाला रूल हट गया, तो इसमें 2 रह गई, माइनस की संख्या और पॉइंट की संख्या को आप नहीं बोल सकते। और इसमें आप पहुंचे तो आपका एक रूल रह जाएगा कि आप
पॉइंट की संख्या को ही पूर्णांक नहीं बोलेंगे, बाकी माइनस की संख्या को पूर्णांक बोल सकते हैं, प्लस की संख्या को पूर्णांक बोल सकते हैं, आप जीरो को भी क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं। तो पूर्णांक दो प्रकार के हो गए, सॉरी 3 प्रकार के हो गए, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक अपने आप में एक उदासीन। ठीक है, ये ना प्लस का है ना माइनस का, उदासीन। तो इसके बाद जो आपके बाद है बच्चों, इतना परिचय पढ़ने के बाद आपके हैं योग में क्रम विनिमयता और सहचर्य क्या होता है, और गुणन में सहचर्य और क्रम विनिमयता, ये 2 चीजें आपके दे रखी हैं। तो उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, मैं नोट कर देता हूँ। तो पहले पढ़ते हैं योग में क्रम विनिमयता और गुणन में क्रम विनिमयता। ठीक है, जैसे समझो बच्चों, अगर कोई 2 संख्या है a और b, अगर उनका क्रम चेंज कर देते b प्लस a लिख दे तो उनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। ये तो हो गया योग में। आप कैसे इधर से जोड़ लीजिए चाहे इधर से जोड़ लीजिए, ठीक है, क्रम इनका मायने, क्रम इन पे ज्यादा इतना वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ योग और गुणा में ही हो सकता है, इसमें घटाव या भाग में अपन ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है गुणन में क्रम विनिमयता, तो a + b या b + a लिख दिए, 2 × 3 3 × 2, दोनों ही 6 होंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे योग में सहचर्य और गुणन में सहचर्य क्या होता है, मैं उसे नोट कर देता हूं। क्या होता है योग व गुणन में सहचर्य। देखिए बच्चों, a + b + c क्रम विनिमयता में हमने 2 संख्याओं को आगे पीछे करके जोड़ दिया तो उनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। सहचर्य में ये 3 संख्याएं हो गई, 3 संख्या हो तो भी इनके किसी भी क्रम में से जोड़ लो, इनके क्रम आपके वो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने a का मान 2 माना, b का मान 3 माना, c का मान 4 माना, वैसे ही a का मान 2, b दोनों तरफ a b के मान सेम। अब मैंने क्या किया, इन 2 को पहले जोड़ के फिर इसके साथ जोड़ दिया। जैसे आपको पता है बच्चों कि बोर्डमास के नियम के अनुसार ब्रैकेट पहले सोल्व होता है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा था 5, फिर इसको जोड़ा तो ये कितने हो गए, 9 हो गए। उसी प्रकार ये बोर्डमास के नियम से पहले ब्रैकेट जोड़ा तो ये कितने हो गए, 7, फिर इनको जोड़ा तो ये 9 हो गया। सहचर्य में 2 से अधिक संख्याओं को अगर अपन किसी भी क्रम में जोड़ लें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से ये गुणन में है, आप बोर्डमास के नियम से अनुसार पहले इन 2 की गुणा करके फिर इसके साथ गुणा कर दीजिए, 24 आएगा। फिर इनमें भी आप पहले, यानी कहने का अर्थ यह है कि गुणा और जोड़ में आप संख्याओं को किसी भी क्रम से, चाहे इधर से जो गुणा करना शुरू कर दीजिए, चाहे इस साइड से गुणा करने, अगर वो सेम तीनों ही अंक है, एक जैसे दोनों साइड, तो उनके क्रम मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये होता है सहचर्य नियम। क्रम विनिमयता में 2 संख्या थी और सहचर्य में ये 2 से अधिक हो सकती है। ठीक है, इसका ये आंसर। इसके बाद हम पढ़ेंगे योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। मैं इसे अभी नोट कर देता हूं। तो पहले ये देखें बच्चों, योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम क्या होता है। इसे देखिए, योज्य तत्समक का सूत्र यह है कि a में आपको कुछ ऐसा जोड़ना है कि वो वापस a ही रहे, यानी इस a में a कोई संख्या है, उसको जोड़ने पर वो वापस a ही रहे, यानी आपको कुछ नहीं जोड़ना है, तो आप क्या होगा 0, यानी योज्य तत्समक क्या है 0 है। यानी इसे और सरल समझे, 3 में ऐसा क्या जोड़ू कि मेरा 3 रहे, तो 0 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब योज्य तत्समक का उल्टा ये प्रतिलोम, आपको कुछ ऐसा जोड़ना है, उल्टा जोड़ना है, जिससे आंसर क्या आ जाए 0। मैं इस a में क्या जोड़ूं कि मेरा 0 हो जाए, तो ये प्लस का a है तो मैं इसमें माइनस का a जोड़ दूंगा, तो एक प्लस का एक माइनस का घट के क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। इसको समझे, मैं 3 है प्लस का इसमें क्या जोड़ूं कि मेरा जीरो हो जाए, तो मैं इसमें -3 जोड़ दूंगा, तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे इसको वापस समझते हैं, ये माइनस का 3 है तो मैं इसमें प्लस का 3 जोड़ दूंगा, या ये माइनस का ये है तो इसमें मैं प्लस का ये जोड़ूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। समझ गए, वो आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप एक नोट लिख सकते हैं, शून्य शून्य योज्य तत्समक है। क्या है, तत्समक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो उसे मैं नोट कर देता हूं कि क्या होता है। तो शुरू करते हैं, गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यानी ए के साथ मैं किसकी गुणा करूं कि वो मेरा ए ही रहे, सेम। अगर मैं आपको कहूं कि मैं इस 3 को किससे गुणा करूं कि ये 3 रहे, तो आप कहोगे सर 1, 3 एकम 3। ठीक है, उसी तरह 1 को किसी से गुणा कर दो, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो आपका गुणात्मक तत्समक कौन है, 1। ठीक है, ये अभी नीचे नोट कर देंगे। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसका उल्टा। मैं इस ए के साथ किसकी गुणा करूं कि ये मेरा 1 हो जाए, तो ऐसी कोई संख्या, देखो ए को ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए तो हो ही नहीं सकता। जैसे एक होता है ए प्लस ए, तो ये क्या होगा, 2a हो सकता है। एक होता है ए गुणा ए, तो ये ए स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको मैं इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतिलोम यानी क्या होता है, उल्टा। तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/a, तो a से a कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। जैसे ये 3 है तो 3 के नीचे 1 मान लीजिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3। 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो सारा आंसर 1 आएगा। 1/1 का भाग दोगे 1 आएगा। तो यहाँ नोट लिख देंगे, एक गुणात्मक तत्समक है। जैसे 0 योज्य 2 था, तत्समक वो 0 था, उसी तरह एक गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, ये एक एक नंबर के कोई क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, प्रश्नावली 1.1। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 है। तो हमने पढ़ा था कि पूर्णांक प्लस के भी होते हैं, पूर्णांक माइनस के ऋणात्मक भी होते हैं। ठीक है, धनात्मक और शून्य पूर्णांक है। तो योग शर्त दे रखी है कि योग बराबर -7 हो। तो अगर प्लस के ही दोनों पूर्णांक जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ये सब। अगर मैं एक माइनस का और एक प्लस का जोड़ूं तो योग अपना -7 आ सकता है। जैसे आप अनेक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैं एक आसान उदाहरण लेता हूं, मैं 10 के प्लस के 10 के साथ मैं जोड़ देता हूं माइनस के 17। ठीक है बच्चों, तो जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, 10 में 10 का 10 लिख देंगे। ये चिन्ह आपस में ब्रैकेट की वजह से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये माइनस इस प्लस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 17। अब 10 में से 17 जाएंगे तो -7। ये एक हमने योग से शुरू किया, आंसर हमारा क्या आया, -7। एक प्लस का और एक माइनस का हो सकता है जिनका योग -7 हो। आप इन्हें बढ़ा सकते हो। इस स्थिति में एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ जैसे आप एक बढ़ाओगे तो यहाँ भी आपको एक बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ आप 2 बढ़ाओगे तो यहाँ आपको 2 बढ़ाना पड़ेगा। आप अनेक उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्थिति और है जिसमें आप दोनों ही माइनस के अंक ले सकते हैं। जैसे -3 के अंदर
मैं जोड़ रहा हूँ माइनस का 4। क्या कर रहा हूँ, मैं माइनस का 4 जोड़ रहा हूँ। मैंने इस -3 को -3 लिख दिया, इन दोनों चिन्हों की गुणा होगी तो ये -4 हो जाएंगे। दोनों ही जोड़े तो कितने हो गए बच्चों, -7 हो गए। ठीक है, इनको मैंने जोड़ा तो क्या हो गए, -7 हो गए। इस स्थिति में यहाँ तो एक जोड़ रहे थे तो इसमें भी एक बढ़ा के, जैसे ये 11 हो जाएंगे तो ये 18 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में अगर आप दोनों ही माइनस के हैं तो यहाँ जैसे मान लो आपने 4 किया तो यहाँ आपको 3 करना पड़ेगा, यहाँ आप 5 कर रहे हो तो यहाँ आपको 2 करना पड़ेगा। इधर जुड़ेगा तो इधर घटेगा। आप संख्या और अनेक उदाहरण ले सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न एक पहला। इसका बी करते हैं बच्चों, तो मैं इसे नोट कर देता हूँ। तो प्रश्न पहले का बी, यहाँ हमने सिर्फ प्लस की और माइनस की संख्याओं को जोड़ा, एक प्लस की एक माइनस की, और दोनों माइनस की ली, प्लस की दोनों प्लस की संख्या यहाँ नहीं ली। यहाँ 3 स्थितियां बचो, मैंने ये प्लस की संख्या ली है, ये भी प्लस की संख्या ली। ये चिन्ह कैसे लगाया, क्योंकि मैंने क्या लिखा, अंतर, मुझे घटाने पर क्या -10 मिलना चाहिए, तो मैंने दोनों ही प्लस की संख्या ली। जैसे मैंने 10 में से 20 घटाएंगे तो मेरे -10 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ दोनों ही संख्या धनात्मक ली है मैंने। अब यहाँ देखिए, ये चिन्ह मेरा कहाँ है, किसका है, अंतर का चिन्ह। ठीक है बच्चों, ये मेरी माइनस की संख्या है, ये मेरे प्लस की संख्या। यहाँ दोनों धनात्मक थी, यहाँ एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो इनका भी योग कितना आएगा, सॉरी अंतर आएगा -10। ये तो चिन्ह एक जैसे थे इसलिए जुड़ गए, लेकिन हम तो क्या इनको घटा ही रहे हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ देखिए बच्चों, मैंने दोनों ही संख्या माइनस की ली है, तो ये आपके नहीं ले सकते हैं। ऐसी दोनों ही संख्या माइनस की ली नहीं ले सकते हैं। अंतर में कभी दोनों संख्या, जैसे मान लो ये -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो 18। अब इस स्थिति में आपके क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएंगे प्लस के, जो एक इस किसी का अंतर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये 2 स्थिति हो सकती है, इसमें भी 2 स्थिति है, इसमें भी 2 स्थिति है। ठीक है, तो इसको अपन नहीं नोट करेंगे। हम 2 ऋणात्मक संख्याएं नहीं ले सकते हैं, एक धनात्मक, ये सब दोनों धनात्मक ले सकते हैं अंतर में, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक ले सकते हैं। इसमें योग में दोनों हम ऋणात्मक ले सकते हैं और एक धनात्मक ऋणात्मक ले सकते हैं। तो चीजें थोड़ी जोड़ के पढ़ेंगे ना तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट करते हैं, मैं इसे नोट कर देता हूँ। तो इसका नेक्स्ट बी, सॉरी सी, ये आपको फेयर कॉपी में काम नहीं करना, मैंने तीनों स्थितियां बताई थी। ठीक है, उसके बाद ये योग 0, तो 0 अगर कोई एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या उनको आपस में जोड़ेंगे तो वो 0 हो सकती है, तभी 0 हो सकता है। 2 प्लस की संख्या को जोड़ेंगे तो कभी आंसर 0 नहीं आएगा। ये प्लस की आप एक सबसे छोटी संख्या प्लस की 1 मानते हो, तो 1 जोड़ोगे तो आप 2 प्लस की संख्याओं को जोड़ोगे तो 0 नहीं आ सकता, या 2 माइनस की संख्याओं को जोड़ोगे तो भी 0 नहीं आ सकता। लेकिन इसमें एक ही है, अगर आप -3 के अंदर प्लस का 3 जोड़ दोगे तो आपका आंसर 0 आ सकता है। ये सेम संख्या जोड़ दी होगी तब आपका आंसर जोड़ने पर 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो प्रश्न संख्या 2 का एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, यानी दोनों ही संख्या आपको ऋणात्मक लेनी है, जिनका अंतर क्या आना चाहिए, +8 आना चाहिए। तो ये जो चिन्ह लगाया है मैंने, ये अंतर की वजह से लगाया है, और मैं माइनस के दोनों लूंगा तो ये मैंने ले लिए -8। ठीक है, और उसके बाद मैं ले लूंगा एक, दोनों ही मेरे को माइनस का चाहिए तो मैं एक ले लूंगा -16। ठीक है, अब ये चिन्ह मेरा इस अंतर की वजह से है, और
मुझे जोड़ा चाहिए कैसे, दोनों ही ऋणात्मक होने चाहिए। तो -8 भी ऋणात्मक है और -16 भी क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो मैं -8 का -8 लिख दूंगा, माइनस माइनस ब्रैकेट की वजह से गुणा करके प्लस के 16, 8 जाएंगे 16 में से तो प्लस के 8 बच जाएंगे। आप ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं, 9 लेंगे आप, 18 ले लीजिए, इधर इससे डबल लेना है आपको। ठीक है, बस आपको इस प्रश्न के अनुसार चलना, दोनों ही ऐसा युग्म जोड़ा लिखिए, ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, जोड़ा लिखिए जिसका अंतर है ना प्लस की 8 आना चाहिए। ये देखो इनका अंतर क्या है, प्लस का 8 है। तो इसका नेक्स्ट एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग क्या हो, -5 हो। तो यहाँ आप लिख सकते हैं -7, ये ऋणात्मक हो गया, मैं जोड़ दूंगा इसमें एक धनात्मक 2, तो ये हो जाएंगे 7 में से 2 गए तो -5। और भी हो सकते हैं, ये एक धनात्मक ऋणात्मक, 2 ऋणात्मक भी हो सकते हैं। जैसे आप -3 में जोड़ दीजिए -2, तो वो हो सकता है। तो 2 ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 हो। तो ऋणात्मक में तो मैंने -2 लिख दिया, और ये माइनस इस अंतर की वजह से लिखा है, और ये 1 है वो धनात्मक है। तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये मेरे -3 आ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक 40, -40, 10, 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हम इनको जोड़ के पता कर सकते हैं कि क्या कह सकते हैं या नहीं कह सकते। जैसे -40 और ये जो 10, 40 -40 प्लस 10 बराबर हो गए -30। इनमें ये 10, ये जुड़ के 10 हो गए, ये माइनस प्लस -40, इनमें भी -30 आए। हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। जैसे अभी हमने इससे परिचय में पढ़ा था कि क्रम विनिमय था। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, क्या है? निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए, क्या बनाना है? सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बराबर का चिन्ह है। बराबर कब लगता है? जब दोनों ही साइड कोई संख्या बराबर हो, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की संख्या। इधर -5 है और -8 है। क्या इधर -8 है लेकिन 5 नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इधर है आपके -53। तो मैं ऐसा क्या जोड़ूं? जैसे मैंने योज्यतात्मक आपको पढ़ाया था ना, तो मैंने बताया था कि किसी संख्या में 0 जोड़ दिए तो आपकी वो संख्या सेम रहेगी। तीसरा, अगर किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये मेरी संख्या 0 हो जाए, तो ये योज्य प्रतिलोम था, ये योज्यतात्मक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? आपको ए में ऐसा कुछ जोड़ो कि वो ए ही रहे, यानी -53 में ऐसा कुछ जोड़ो कि -53 रहे, तो 0 जोड़ दो। अब 17 के अंदर कुछ ऐसा जोड़ो कि वो 0 हो जाए, तो -17 उल्टा जोड़ना है।
ये आपका साहचर्य था। किन्हीं दो संख्याओं को पहले जोड़ दीजिए, फिर उस संख्या के अंदर, जैसे यहाँ 13 है, इधर भी 13, इधर -12 है, -12 है, ये 7 इधर नहीं है तो ये -7 आप इधर लिख दीजिए, ये बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से ये है 4 इधर है, 15 इधर है, -3 है, इधर -3 नहीं है तो यहाँ -3 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है, प्रश्नावली 1.1। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।